बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और बुक नंबर 2 चल रहा था और उसमें चैप्टर भी भारत की विदेशी संबंध चल रहा था। इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे थे। वहीं पे हमने पहले पार्ट में अगर मैं बात बताऊं तो पहले पार्ट में विदेशी संबंध क्या होते हैं, विदेशी नीति क्या होती है, साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो सिद्धांत थे, विदेशी सिद्धांत थे, उसके बारे में हमने बात किया था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था भारत पाकिस्तान के युद्ध कितने हुए हैं, भारत और चाइना के युद्ध, और भारत ने क्यों आखिर परमाणु बम बनाया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं ताशकंद समझौता के बारे में। अच्छा, ताशकंद समझौता के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान के जो 4 युद्ध हुए थे ना, वो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन कौन से हुए थे। देखिए 1965 में क्या हुआ, युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इस युद्ध के बाद जो समझौता किया गया 1966 में किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में किया गया था। और ये हुआ कहां था, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया था। और ये सोवियत संघ के देख रेख में किया गया था, इसी वजह से इसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। 1965 के युद्ध को खत्म करने के लिए ये चीज किया गया था, क्योंकि युद्ध में पाकिस्तान का हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की काफी जो जमीन है भारत जीत रखा था, इसके वजह से जो पाकिस्तान है वो चाहता था कि जो चीजें हैं एकदम कहते नहीं सॉल्व हो जाए, है ना, जो युद्ध है उसको खत्म कर दिया जाए। अच्छा, मुख्य बातें की बात करते हैं, दोनों देश युद्ध से पहले बाकी स्थिति पर लौटने पर राजी हुए। अच्छा, इसमें हुआ क्या था, 1965 में जब युद्ध हुआ ना, तो पाकिस्तान ने भारत के कई सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर लिया। भारत ने कहा कि भाई देखो, जो जितना जीत रखा है वो उतना ले लेगा, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नुकसान हो रहा था। पाकिस्तान ने क्या किया, यूएनओ में सिफारिश लगाई और उसके बाद आगे चलकर ताशकंद समझौता हुआ। और ये बात निकली कि दोनों युद्ध से पहले, यानी कि जिसका जितना पहले एरिया था उसी पे दोबारा वापस चले जाओ, ऐसी बात हुई। सैनिकों को सीमा से वापस बुला लिया गया, आपसी विवाद को बातचीत के द्वारा हल करने की बात की गई। अच्छा, किसके बीच में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के बीच में और पाकिस्तान के, अच्छा प्रधानमंत्री के बीच में या नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रपति के बीच में हुआ था, जिनका नाम है अयूब खान। ठीक है। अच्छा, यह समझौता ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो ताशकंद समझौता ये है। अच्छा, इसके बाद एक और समझौता किया गया था जिसको हम कहते हैं शिमला समझौता। बेसिकली शिमला समझौता क्या था, 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, फिर तो उस समय हमने बांग्लादेश को आजाद करा था। तो उसके बाद 1971 के युद्ध के बाद जो समझौता किया गया भारत पाकिस्तान के बीच में, वो किया गया था शिमला में। इस वजह से इसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ। यह 1971 के युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए किया गया था। और मुख्य बातें, भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय बात करेंगे, मतलब दोनों के हितों की बात करेंगे। सीमा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्वीकार किया गया। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और साथ ही साथ युद्ध में पकड़े गए जो सैनिक हैं, ठीक है, और कब्जाए गए जो क्षेत्र है उनको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जब युद्ध हुआ तक भारत ने कई सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। अच्छा, इसके साथ साथ 90,000 जो सेनाएं थी, 90,000 जो सेनाएं थी किसकी, पाकिस्तान की, वो सरेंडर कर दी थी। तो भाई उन सेनाओं को तो वापस करना था ना, तो उन सेनाओं को भारत ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अच्छा, किसके बीच में हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये चीज हुआ था। तो क्या क्या याद करने वाली बातें हैं, ये कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, और कौन कौन गया था इस चीज के लिए समझौता करने के लिए। अब आगे हम बात करते हैं एन्फ्रो एशियाई एकता। देखिए अब इस पार्ट में हम सिर्फ संबंधों के ऊपर बात करने वाले हैं, किसका किसके साथ संबंध था और किस तरीके से था। ठीक है, चलिए अब एन्फ्रो एशियाई एकता, ये आपके सिलेबस में अच्छा टॉपिक है, कई बार ये 4 नंबर में आ जाता है। तो भारत की आजादी के समय कई एशियाई अफ्रीकी देश भी औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो रहे थे, यानी कि औपनिवेशिक जो ब्रिटेन ने जो गुलाम बना रखा था, धीरे धीरे सबको मुक्त कर रहा था। ठीक है, नेहरू जी ने 9 स्वतंत्र देशों को एकता को मजबूत करने का प्रयास किया, क्योंकि नेहरू जी ये जानते थे जिस तरीके से कोई देश आजाद जब होता है ना, तो बहुत सारी
स्थितियां उसके सामने आ जाती, बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती है। तो इन परिस्थितियों से निकलने के लिए, ठीक है, इन परिस्थितियों से निकलने के लिए भारत ने उन देशों की हेल्प की जो कि नए नए आजाद हुए थे। 1947 में भारत ने एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया। 1949 में, ठीक है, 1947 में ये चीज हुआ था। 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। भारत ने औपनिवेशीकरण तथा दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद का विरोध किया। मैंने आपको बताया था ना, दक्षिण अफ्रीका में जाके महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, सत्याग्रह चलाया था और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे 1955 में बांडुंग में एशियाई अफ्रीका सम्मेलन हुआ था, जिसको एंफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसी सम्मेलन में गुट निरपेक्षता आंदोलन, यानी कि जिसको नाम के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव रखी गई थी। नींव रखने का मतलब क्या हुआ, इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और आगे चल के 1961 में बेलग्रेड में, ठीक है, गुट निरपेक्षता आ गया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए भारत और चीन के संबंधों के बीच, अब देखिए चीन भाई, एक बार युद्ध हुआ और एक तरफा युद्ध हुआ, और उसके बाद उसने क्या किया, खुद ही बोल दिया कि हमें युद्ध नहीं करना है। अब कहते नहीं कि दूसरे मौके की तलाश की जा रही कि अगर एक बार और लड़ाई हो तो भारतीय सेना दिखा देगी कि हाँ किस तरीके से युद्ध होता है। हालांकि देखा जाए युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो कोशिश ये है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा नॉर्मल होके रहो, क्योंकि एक देश की तरक्की में ना शांति का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, तो एक प्रतिशोध समझो, एक प्रतिशोध है, हालांकि ऐसा ना हो तो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि शांति के साथ रहो और शांति के साथ जियो, ज्यादा ही अच्छा है। चलिए पंचशील समझौते के बारे में बात कर लेते हैं। पंचशील के सिद्धांत अप्रैल 1954 में भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में स्थापित किया गया था। यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को नियमित करने के लिए किया गया था। अच्छा, ये युद्ध से पहले किया गया था। युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था, और इससे पहले 1954 में ये चीजें हुई थी। पंचशील के 5 सिद्धांत थे, जैसे परस्पर क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता का सम्मान करना एक दूसरे के, ठीक है, परस्पर आक्रमण हमें नहीं करना है, परस्पर आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप हमें नहीं करना है, समानता तथा परस्पर लाभ की बात करनी है, जहां पर दोनों की लाभ की बात हो, इस तरीके की चीजें करनी है, शांति में सह अस्तित्व की बात करनी है कि खुद भी शांति से रहो और जीने भी दो। आगे क्या हुआ, महत्व, यह सिद्धांत भारत और चीन के शांतिपूर्ण सहयोग और मैत्री संबंधों की नींव में ये चीजें की गई। ठीक है, तो पंचशील समझौता इस तरीके से 1954 में जगह जगह पे इस तरीके से शिलालेख पे चीजें लिखी जाती थी और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं भारत और चीन के युद्धों के बीच में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर देखिए भारत और चीन के युद्ध के बीच में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये सब स्टार्ट हुआ था, पहले तो पंचशील समझौता चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो चीजें स्टार्ट हुई तिब्बत की वजह से हुई। तिब्बत जो कि चाइना चाहता है तिब्बत हमारे कब्जे में आ जाए, और ऐसे में जो यहाँ के वो थे, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी और उन्होंने कहा कि दलाई लामा नाम था उनका, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करें। भारत ने हेल्प करने के लिए, मतलब भारत हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, और ये बात चाइना को पसंद नहीं आई और चाइना ने क्या किया, यहाँ की चौकियों पे कब्जा कर लिया और इस तरीके से यहाँ पे एक सड़क बना दी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी इसने क्या किया, एक तरीके से सीमाएं वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो सीमा विवाद देखिए, अक्साई चीन तथा नेफा, इसको क्या कहा जाता है, नेफा कहा जाता है, अक्साई चीन इसको कहा जाता है। ठीक है, अक्साई चीन तथा नेफा वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो बात है इसकी बात की जा रही है। तो सीमा विवाद में अक्साई चीन तथा नेफा वर्तमान समय में अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत तथा चीन के बीच में लंबे समय से विवाद होता आ रहा था। अक्साई चीन में सड़क का निर्माण, चीन ने अक्साई चीन में सड़क बना दी, जिससे भारत अपनी भूमि मानता था और इससे तनाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। और तिब्बत मुद्दे की बात किया जाए, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया गया और जिसकी वजह से संबंध और खराब हो गए। यानी कि मैंने बताया ना, तिब्बत भारत में शरण मांगा और भारत शरण देने के लिए तैयार हो गया, और इसकी वजह से चाइना जो था, चाइना को लगा कि भारत फुल समर्थन कर रहा है इसका, और इसकी वजह से उसने तिब्बत को कब्जे में किया और साथ ही साथ भारत पे उसने एक तरफा वो कब्जा कर लिया एक साइड से, और फिर उसके बाद चीजें खुद से ही उसने वो चीजें कर दिया कि नहीं नहीं अब हमें नहीं लड़ना इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इसके साथ फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, भारत ने सीमा पर आगे बढ़कर चौकियां स्थापित की, जिससे जिससे चीन ने उकसावे की कार्रवाई मानी। यानी कि भारत ने सीमा पर आगे बढ़कर चौकियां स्थापित की, यानी कि देखा जाए भारत ने भी चीन में घुसकर उस जगह पे
चौकी स्थापित की, जिसे चीन ने उकसाने की कार्रवाई मानी, यानी कि चीन को ऐसा लगा कि हम उकसा रहे हैं। आगे चल के युद्ध की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 1962 को। चीन ने लद्दाख तथा नेफा पर दोनों मोर्चों पर अचानक से हमला स्टार्ट कर दिया। परिणाम क्या निकला? चीन ने 21 नवंबर को युद्ध विराम कर दिया, यानी कि 20 अक्टूबर को शुरू किया और 21 अक्टूबर को इसने युद्ध विराम कर दिया। नेफा से पीछे हट गया और लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। जो नेफा मैंने आपको दिखाया अरुणाचल प्रदेश का, उसका तो चलो ठीक है, मामला ठीक है, लेकिन अक्साई चीन पे इसने कब्जा कर लिया। महत्व की बात करते हैं तो युद्ध के बाद भारत ने रक्षा क्षमता बढ़ाई, क्योंकि भारत को यह समझ में आ गया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए 1962 में जब युद्ध हुआ, 1964 में, ठीक है, चीन ने परमाणु परीक्षण कर लिया, तो इसकी वजह से भारत को लगा कि भाई चाइना के पास आ गया, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो पता ही आतंकवादियों का वो है, तो कहीं ना कहीं इनके पास भी होगा, बेशक ये ऑफिशियली बताए ना, लेकिन भारत को भी बनाना पड़ेगा। और फिर जाके भारत ने परमाणु बम बनाया। तो युद्ध के बाद भारत ने रक्षा क्षमता बढ़ाई, सेना का आधुनिकीकरण किया और सीमा सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया। क्योंकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो हमने शांति के साथ चीजों को किया था, और इसकी वजह से इस युद्ध के बाद जो नेहरू जी की जो छवि थी उसको काफी धक्का लगा। ठीक है, आगे भारत और इजराइल के संबंधों के बीच की बात कर लेते हैं। भारत और इजराइल, भारत तथा इजराइल ने 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया था, यानी कि आपस में जो राजनयिक संबंध होते हैं ना, पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, इस चीज को स्थापित किया था। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की बात की गई थी। इजराइल भारत को मिसाइल, ड्रोन, सुरक्षा तकनीक देता है, और कृषि क्षेत्र में इजराइल की उन्नति, सिंचाई तथा खेती तकनीक भारत में उपयोग करता है। साथ ही साथ विज्ञान, तकनीक तथा साइबर सुरक्षा में दोनों देश मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है, और उच्च स्तरीय दौर और मजबूत कूटनीति ने दोनों के संबंधों को और गहरा कर दिया। इट मीन्स कहा जाए तो भारत तथा इजराइल का जो संबंध है काफी अच्छा खासा है। और इस तरीके से कोरोना के समय में भारत ने भी जो पैरासीटामोल की जो गोली आती है, ठीक है, और मेडिसिन लाइन में खासकर इजराइल को हेल्प किया था। भारत और रूस के संबंध, भारत तथा रूस के संबंध पुराने तथा भरोसेमंद माने जाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, जिस समय 1971 का युद्ध चल रहा था, उस समय पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आ गया था, लेकिन उस समय इकलौता सोवियत संघ ही ऐसा था, इट मीन रूस ही एक ऐसा था जो भारत के साथ खड़ा था। उसने कहा जो भी होगा देख लिया जाएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आगे रूस और भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार तथा हथियार, टैंक, मिसाइल आदि की उपलब्धता करता है, यानी कि रूस जब भी भारत को जरूरत होती है इन सब चीज को देता है। अंतरिक्ष कार्रवाई में या कार्यक्रम में रूस ने भारत की काफी मदद की है, जैसे पहला जो अंतरिक्ष यात्री भी रूस से गया था। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों का जो सहयोग है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ ही परमाणु ऊर्जा में भी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस अक्सर भारत का समर्थन करता है। दोनों देशों के बीच में व्यापार, विज्ञान, तकनीकी से निरंतर सहयोग बढ़ता जा रहा है, और इसमें से हम कह सकते हैं कि भारत और रूस का जो संबंध है वो काफी अच्छा है, काफी लोकप्रिय है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध, देखिए भारत ने 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई थी। व्यापार और आर्थिक सहयोग लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा था। सीमा समझौता तथा सीमा प्रबंधन में दोनों देश का सहयोग होता गया। देखिए कहने का मतलब स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो भारत की वजह से 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब ऐसे में देखा जाए तो भारत के साथ जो बांग्लादेश है, संबंध अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, है ना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके के संबंध की बात करते हैं जो कि अक्सर दो देशों के बीच में स्थापित किए जाते हैं। जैसे भारत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। दूसरा, व्यापार तथा आर्थिक सहयोग में लगातार भारत मदद करता है। सीमा समझौता तथा सीमा प्रबंधन में दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक, भाषाई तथा ऐतिहासिक संबंध काफी मजबूत है। जल विभाग की बात करें, जैसे गंगा, ठीक है, पंगा, पद्या, और साथ ही साथ नदी प्रबंधन में मिलकर दोनों काम करते हैं। और आतंकवाद तथा तस्करी के खिलाफ दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। इतने हम कहें तो आतंकवाद इन सब चीज के मुद्दे पे एक है। लेकिन कुछ कमियां ये भी है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां चलती रहती हैं, जो कि बांग्लादेश इस चीज को इग्नोर करता है, और खासकर बांग्लादेश भी उस चीज को करता है। जैसे अक्सर आप देखते हो जो भारत और बांग्लादेश का जब क्रिकेट होता है तो उस समय आप तो पता ही है किस तरीके से वो आंख बबूले होते हैं। जबकि उनको याद रखना चाहिए कि आज जो आजादी उनको मिली है
वो सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से मिली है, नहीं तो कोई दूसरा देश उस मुद्दे में टांग नहीं अड़ाता जितना भारत करके दे दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत नेपाल के अच्छे संबंध। ठीक है, भारत नेपाल के अच्छे संबंध की बात करते हैं। भारत तथा नेपाल के बीच में एक तरीके से खुली सीमा है जिसमें लोगों का आना जाना आसान हो जाता है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक संबंध भी अच्छा खासा है। भारत नेपाल को आर्थिक सहायता देता है और विकास परियोजनाओं में भी हेल्प करता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स बना हुआ है, तो आप लोग को नोट्स चाहिए तो आपको तो बताया गया है कि किस तरीके से आपको नोट्स मिल सकता है। व्यापार तथा ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों का काफी मजबूत सहयोग है। भारत और नेपाल रक्षा एवं सुरक्षा मामलों में एक दूसरे की मदद करते हैं। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के देशों में आसानी से काम तथा व्यापार कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आप देखो भारत में बहुत सारे जो नेपाली लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मोमोज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, बिना वीजा पासपोर्ट के हम एक दूसरे के देशों में जा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। आगे भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात करें तो देखिए भारत और श्रीलंका के संबंध स्टार्टिंग से ही अच्छे हैं, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जिसकी वजह से जो वहां पे सिंगली थे उनको ये लगा था कि कहीं ना कहीं भारत हस्तक्षेप कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक तरीके से हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत तथा श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंध काफी गहरे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत श्रीलंका के विकास तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मदद करता है। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश सहयोग करते हैं और पर्यटक लोगों के आदान प्रदान में काफी संबंध मजबूत हुए हैं। और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच राजनीतिक तथा आर्थिक कूटनीतिक संपर्क नियमित रूप से होता रहता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था जिस समय भारत ने, देखिए श्रीलंका में एक विवाद चलता है, जैसा कि आपको पता है पहले भी चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है, श्रीलंका में विवाद चलता है जाति संघर्ष को लेकर, क्योंकि वहां पर देखा जाए सिंगलियों की संख्या ज्यादा है, तमिलों की कम है। तो वहां की जो गवर्नमेंट काम करती है वो सिंगलियों के लिए ज्यादा काम करती है, तमिलों के लिए नहीं करती है। तो तमिलों को ऐसा लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट हमारे लिए सही नहीं, तो आपस में विवाद होता रहता है। तो ऐसे में भारत के जो उस समय राजीव गांधी थे, उन्होंने क्या किया, शांति सेना भेज दी श्रीलंका में। और फिर उसके बाद उसकी वजह से जो सिंगली थे उनको भी बुरा लगा, तमिलों को भी बुरा लगा, और इसकी वजह से जो उनको बम से उड़वा दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं लिट्टे का वो माना जाता है, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल ईलम। ठीक है, इसका ही कहीं ना कहीं लिंक माना जाता है और इसकी वजह से चीजें हुई। तो बीच में कुछ ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से भारत और श्रीलंका का जो संबंध अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन ये है कि समय जैसे गुजरता गया संबंध काफी अच्छे होते गए। और कभी कभी जो जैसे सुनामी जैसी स्थिति आ जाती है श्रीलंका में तो भारत उस समय हेल्प करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे समझते हैं भारत और भूटान के संबंध। अब देखिए भारत और भूटान के संबंधों के बीच में अगर मैं बात करूं तो देखिए भारत और भूटान के बीच में मित्रतापूर्ण भरोसामंद संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक आर्थिक सहयोग है। भारत भूटान के विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा में मदद करता है। ऊर्जा क्षेत्र में विशेषकर जल विद्युत परियोजना में खासकर सहयोग करता है। और सीमा सुरक्षा तथा रक्षा के मामले में भारत भूटान के साथ मिलकर काम करता है। और दोनों देशों के बीच में राजनीतिक तथा कूटनीतिक जो संबंध है काफी अच्छे खासे हैं। और इस तरीके से भारत भूटान का जो संबंध है काफी अच्छा खासा है। और खास करके वहां पर जो गोरिल्ले जो कि आतंकवादी के रूप में उस तरीके का जो काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वो उनको भगाने का जो काम है वो भूटान की सरकार करती है, जिसकी वजह से भारत को हेल्प होती है। क्योंकि देखिए आतंकवाद किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंध। देखिए जिस समय सोवियत संघ था उस समय भारत और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे खासे नहीं थे, बट जैसे सोवियत संघ 1991 के बाद जो भारत और अमेरिका के जो संबंध है काफी अच्छे खासे होने शुरू हो गए, क्योंकि एक बड़ी महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरा। और ऐसे में जो भारत है वो भारत का जो संबंध है, भारत और अमेरिका का संबंध काफी अच्छा होना शुरू हो गया। तो क्या हुआ, भारत तथा अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध 1947 से शुरू हुए। और दोनों देश के बीच रक्षा तथा सुरक्षा की सहयोग की बात होती रहती है, व्यापार तथा निवेश की बात होती है, शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी की बात होती है, और साथ ही साथ ऊर्जा और जल वायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं साझेदारी है। उच्च स्तरीय राजनीतिक दौरे एक दूसरे देश में होते रहते हैं और इसकी वजह से जो स्थितियां मजबूत होती रहती हैं। दोनों देश आतंकवाद तथा वैश्विक सुरक्षा में मिलकर काम करते हैं। सांस्कृतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो संबंध है काफी गहरे हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है अमेरिका में
खास करके सिलिकॉन वैली जहाँ पे कंप्यूटर का एक हब है, वहां पर भारत के बहुत सारे जो लोग हैं वहां पे जाके काम करते हैं और इस तरीके से अपनी सेवाएं वहां पर देते हैं और रोजगार उनको मिलता है और रोजगार के साथ साथ अमेरिका की काफी हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत अमेरिका का जो संबंध है वो काफी अच्छा खासा है और इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ओवर हो जाता है। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी चीज में कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जहां भी संबंधों की बात आए तो देखिए, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ जिसके साथ हुई हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन के साथ। बाकी के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध ऑलमोस्ट अच्छे ही हैं। तो अगर संबंधों के बारे में बात आ जाती है तो आप बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, जैसे कि व्यापार अच्छा खासा होता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपकी कोई शॉप है, आप चीजों को दूसरों को देते हो, उसी तरीके से दूसरे के सामानों का आप भी यूज करते हो। इसी प्रकार से जो देश होते हैं एक देश के प्रोडक्ट को दूसरे देश में भेजते हैं और दूसरे देश के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। साथ ही साथ जैसे कि एमएनसी कंपनी आपको बताएं एक देश दूसरे देश में स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से आप करके चीजों को बता सकते हो। ठीक है, तो आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होगी। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, परेशानी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।